दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट यानी कि अमेरिका और इजराइल ने जब से ईरान पर अटैक किया है और ये वॉर चालू हुई है तब से 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन में इतनी ज्यादा एस्केलेशन हो गई है, किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि 5 दिन में हम यहाँ तक आ जाएंगे। सबसे ज्यादा तो अमेरिका की बेइज्जती हो गई, बहुत बुरी, स्पेशली क्योंकि जब उनके सेनेटर्स ही आके बोलने लगे कि भाई इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। I just left a classified briefing on Iran, and here's what I can say. It is so much worse than you thought. You are right to be worried. Trump administration has no plan in Iran. This illegal war is based on lies, and it was launched without any imminent threat to our nation. तो अब अमेरिका को लग रहा है दे हैव टू लैंड वेरी हेवी ब्लोज, बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट करनी है, बहुत भारी मात्रा में ईरान को प्रेशराइज करना है सारी डायरेक्शन से। इसलिए जो उनका प्लान था रेजिम चेंज का, उनको लग रहा है कि भाई रेजिम चेंज तो हो नहीं पा रहा, लोग तो आए नहीं अपराइजिंग में। पहले जब प्रोटेस्ट हुई थी, जब पे किया था लोगों को, उनको लगता है यार वही सही आइडिया है, क्योंकि असली में तो लोग इतने नाखुश नहीं है कि आके ड्यूरिंग अ वॉर प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब उनको लग रहा है कि अपन पैसे दे के ही अपराइजिंग करा लेते हैं। और अब सीआई इन्वॉल्व हो गई है, वहां पे जो कर्डिश फोर्सेज हैं एट द ईरानियन बॉर्डर, उनको प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर ग्राउंड इन्वेजन कह लो आप उसको, या जैसे सीएनएन कह रहा है वही कह लो ना, टू स्पार्क अपराइजिंग। वाह यार वाह, अब तो ये झूठ में नहीं बोलते, अब तो ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई प्रोटेस्टर्स नहीं आ रहे तो हम खरीद ही लेते हैं लोगों को वहां पे जाके डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए। अब जितने भी ऐसे लोग थे कर्डिश ग्रुप्स जो वहां इकट्ठे हो रहे थे अटैक करने के लिए ईरान को, ये ईरान के लिए और कॉम्प्लिकेशन हो जाती, इसलिए उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके ऑलरेडी उनके ऊपर अटैक कर दिया है। पूरे फोर्सेस मिट गई हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स ये तो कोई भी नहीं बता सकता। अब ये सब आपको ये बताता है कि इनका कुछ प्लान ही नहीं था। उनको लग रहा था 2-3 दिन भारी बॉम्बार्डमेंट करेंगे और रिजीम चेंज करवा देंगे, कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था उनका। एंड अगर आप उनके इंटरव्यूज भी सुन लो, वो ज्यादा जेनोसाइडल साउंड करते हैं मोर देन एनीथिंग एल्स। इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी रिजीम चेंज करने के लिए, इसलिए अब सब इंप्रोवाइज किया जा रहा है। बस ये कोशिश की जा रही है कि ईरान पे इतना प्रेशर डाल दो, इतना प्रेशर डाल दो, बॉम्बार्डमेंट भी तेज कर दो, ठीक है, ग्राउंड फोर्सेस से भी इन्वेड करा लो। अपनी ग्राउंड फोर्सेस बिल्कुल नहीं भेजेंगे, आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे, ठीक है। पर इस प्लान्स में भी बहुत बड़े फ्लॉज हैं। सबसे पहले तो ग्राउंड फोर्सेस जब इकट्ठी होती हैं, ठीक है, उनका सर्वेलेंस करना आसान होता है, तो आप उनको पहले ही स्ट्राइक कर सकते हो, जैसे कि ईरान ने किया। ये जो कर्ड्स हैं, इनसे टर्की को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टर्की इनको देखता है एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। और तेहरान के बाद अगर सबसे ज्यादा बॉम्बार्डमेंट कहीं हो रही है तो वो हो रही है वेस्टर्न ईरान में। वेस्टर्न ईरान में कौन रहते हैं? कर्ड्स रहते हैं। और इसके अलावा जो सीरियन डिफेंस फोर्सेस थी, एसडीएफ, आपने उनसे सरेंडर करवा लिया, उसमें कौन थे? उसमें भी कर्ड्स ही थे। तो ये आपको बताता है कोई ऐसी बहुत ग्रैंड प्लान नहीं बनाया था अमेरिका ने, ठीक है, बहुत ही लिटिल स्ट्रैटेजी है। अब देखो और कैसे वॉर फैलता जा रहा है। ईरान ने एक मिसाइल फायर की, जो वो कह रहे थे इट वाज हेडिंग टुवर्ड्स टर्की। कहाँ जा रही थी हमें नहीं पता। तो टर्की कहता है कि नेटो ने इंटरसेप्ट की है ये पर्टिकुलर मिसाइल। तो ये बेसिकली अमेरिकन का कहने का तरीका है कि अगर कंट्रोल में नहीं आओगे तो हम नेटो को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। क्या ये मैटर करेगा? वो तो सोचने की बात है। डेफिनेटली मैटर करेगा, क्योंकि अगर नेटो इन्वॉल्व हो जाएगा तो नेटो तो रशिया के खिलाफ भी लड़ रहा है, तो फिर तो हम ऑथेंटिकली कह पाएंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 हैज स्टार्टेड। एंड हमने आपको पहले भी बताया था, वीडियोस आप हमारे वो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि हम रिपीट नहीं कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है टू गिव आउट कि अमेरिका के काफी बेसेस इतने ज्यादा डैमेज हो गए, डीकमीशन हो गए, उनको यूज नहीं कर पा रहे। तो क्लोजेस्ट एयरबेस इनके पास कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम का एयरबेस साइप्रस में, ठीक है। अब यूनाइटेड किंगडम तो नेटो का पार्ट है, तो अगर उस पर अटैक होता है तो क्या नेटो इन्वॉल्व हो जाएगा? ऑलरेडी फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, स्पेन, ये सब तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं। हर कोई कुछ ना कुछ अपना थोड़ा बहुत रिसोर्स भेज रहा है। तो मेरा गेस ये है कि बिहाइंड द सीन्स हालत इतनी ज्यादा खराब है वेस्टर्न एलाइज की कि सबको फोन जा रहे हैं कि आओ तुम भी इन्वॉल्व हो, तुम भी इन्वॉल्व हो, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो। तो इटली कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो भेज रहे हैं टू द गल्फ कंट्रीज एयर डिफेंस एड। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे मिसाइल्स खत्म हो रही हैं। मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो खत्म हो रही है। अमेरिकन जितना भी आके बोल रहे इनफाइनाइट रिसोर्सेज है, इनफाइनाइट मिसाइल्स है, किसी के पास नहीं होती, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के रिसोर्सेज जो हैं ऑलरेडी, यूक्रेन में आपने इतने बम दिए, ठीक है, उनको रशिया यूक्रेन वॉर में सपोर्ट करने के लिए। आपने इजराइल ने कितने बम गिराए गाजा के अंदर, लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, इतने सारे। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं कितने भी आपके पास रिसोर्सेज हों, डिप्लीट तो होंगे ना। तो अब क्या ये लोग नेटो के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं? एंड द आंसर इज येस। देखो नेटो कौन चलाता है? अमेरिका चलाता है। अमेरिका जितने पैसे डालता है नेटो के अंदर, ठीक है, उतने अगर आप बाकी सब देशों को भी कंबाइन कर लो तो भी उतना नहीं होता, ठीक है। तो ये तो सब भूल ही जाओ, लीगल है, इलीगल है, ठीक है, क्या ये सब हो सकता है, लीगल सेंटिटी है कि नहीं, वो सब भूल जाओ, ठीक है। एंड इसीलिए भूल जाओ क्योंकि जितनी एम्बैरेसमेंट हुई है अमेरिका की, ट्रंप की, ठीक है, क्योंकि जब उनके खुद के पॉलिटिशियंस आके बोलते हैं कि भाई कोई प्लान ही नहीं है, तो भाई अब आप समझ लो कि इनका प्लान अब ये है कि दे हैव टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग।
ईरान को इतना प्रेशराइज करना सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके, ताकि जल्द से जल्द ईरान सरेंडर कर दे। ये है इनका प्लान अब। इसीलिए माई हार्ट गोज आउट टू द ईरानियन पीपल। उनको जितना कुछ आज के डेट में सहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दीज कॉलोनाइजिंग पावर्स, ये जितने भी टेररिस्ट हैं, ठीक है, खासतौर पे अमेरिका एंड इजराइल, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए, क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि भाई आप मिलिट्री टारगेट्स को कितना हिट करोगे? थोड़े टाइम बाद तो टारगेट्स भी कम हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। सेकेंडली, आप एक ही टारगेट को बार बार हिट करोगे तो उसकी इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी। एंड ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास ऑफ कोर्स कोई इसका आर्टिकल नहीं है बताने के लिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि इनको ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए अब हम तो हैं ही हैं, गिराने हैं, प्रेशर तो डालना ही है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट करो, स्कूल को टारगेट करो, हॉस्पिटल को टारगेट करो, एयरपोर्ट को टारगेट करो, जिसको मारने से कोई फायदा भी नहीं है। एंड स्टॉक पाइल्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसी वजह से सारे देशों को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि भाई सबके पास कितनी कितनी मिसाइल्स हैं, क्या रिसोर्सेज है, सब लाओ ऑन द टेबल। इसलिए कनाडा के पीएम ने भी प्रेशर में आके बोल दिया कि भाई वी कैन नॉट रूल दिस आउट। सवाल ये उठता है, एंड ये जॉन मीयरशाइमर का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी कह रहे थे, मान लिया ठीक है आप सारी मिसाइल्स उड़ा दो, मान लिया ठीक है आप मिसाइल लॉन्चर्स को भी उड़ा दो, ठीक है, एंड जो बहुत सारे उड़ा भी नहीं पा रहे हैं, डिकॉयज हैं इतने सारे, ठीक है, अगर मान लिया कि आपने सब उड़ा भी दिया तो क्या होगा? क्या हो जाएगा उससे? क्या रिजीम चेंज हो जाएगा? जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट, इसके लिए तो ईरान ऑलरेडी रेडी हो गया था बाय द वे, ठीक है, पर बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रखोगे, एयरफोर्स नहीं रखोगे, नेवी नहीं रखोगे, क्या ये सब फुलफिल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए इनकी कोई क्लियर मिलिट्री स्ट्रैटेजी है नहीं, इसलिए सिविलियन टारगेट्स को मतलब पूरी तरीके से टारगेट कर रहे हैं। बहुत तेहरान में रिपोर्ट्स आती रहती है कंटिन्यूस एक्सप्लोजन्स की, कंटिन्यूस एक्सप्लोजन्स। ऑलमोस्ट 1 करोड़ जनता वहाँ रहती है। एंड ये आई वुड से एक वीक लिंक है, क्योंकि जब इतने ज़्यादा लोग एक ही जगह रहें तो फिर आपके लिए सिविलियन कैजुअलिटीज़ इन्फ्लिक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए तेहरान इतने बड़े लंबे चौड़े शहर को इवैक्यूएट करा जा रहा है। 3/4 लोग वहाँ से जा चुके हैं, 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 5000 वुंडेड हो चुके हैं, 5000 से भी ज़्यादा। ईरान इज पेइंग अ हेवी प्राइस, क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्स किए जा रहे हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इतने ज़्यादा कि कोई हद नहीं है, कोई हद पार नहीं है। वेस्टर्न एलाइज ये सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिकन, इजरायलीज, एंड ये बार बार दिखा देते हैं दैट हम सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। अब वहाँ पे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इसके सप्लाई की भी प्रॉब्लम आ रही है ईरान के अंदर, क्योंकि इन्होंने जाके जितने भी ये फैसिलिटीज़ थी, सिविलियन फैसिलिटीज़, इनको भी बॉम्ब कर दिया होगा। बट देखो बात सिंपल है, बॉम्बिंग से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होगा आपका, ठीक है, आपको चाहिए रिजीम चेंज। अब मैं इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहता था, पर हमारा एडिटर इंसिस्ट कर रहा था कि भाई ये रेजा पहलावी के बारे में बात करो। हु द हेल इज रेजा पहलावी? हु केयर्स अबाउट हिम? पपेट है वो, नो वन केयर्स अबाउट हिम। वो बिल्कुल भी रेलेवेंट है ही नहीं टू द कॉन्वर्सेशन। रिजीम चेंज होने नहीं वाला। अब इसराइल का प्लान एक्टिव हो चुका है, जो वो चाह रहे थे, ठीक है, मे बी वो जानते भी थे रेजिम चेंज नहीं हो पाएगा, पर दे विल बॉम्ब ईरान टू द स्टोन एज। कोशिश ये करेंगे टू बॉम्ब ईरान टू द स्टोन एज, बट वो हो नहीं पाएगा। इतना बड़ा देश है भाई, इतने बॉम्ब आपके पास होंगे भी नहीं। तो रेजा पहलावी के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है। एंड इसका एविडेंस आपको वेनेजुएला में दिख जाता है। वो मरिया कोरिना मचादो, उसको नोबेल पीस प्राइज दे दिया, ठीक है, ट्रंप को नहीं दिया, उसको दे दिया, पर उसको, जिसको नोबेल पीस प्राइज विनर को भी वो वेनेजुएला में नहीं ला सकते, क्योंकि कोई लीडरशिप ही नहीं है, कोई इसको फॉलो नहीं करता। अब जो इतनी बॉम्बार्डमेंट चल रही है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मिसाइल्स खत्म होंगी ना। एंड मिसाइल खत्म होने का मेरा मतलब ये नहीं कि ऑफेंसिव मिसाइल सारी खत्म हो गई। देखो डिफेंसिव तो खत्म होने वाली है ही है। 10 दिन हमने आपको फिगर दिया था, इसीलिए इटली विटली सबको बोला जा रहा है आओ डिफेंड करने के लिए आओ। ऑफेंसिव में मत इन्वॉल्व हो, बट एटलीस्ट डिफेंसिव में तो इन्वॉल्व रहो, ठीक है। पर जितने भी इनके नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर, ये वो, जहाँ से भी ये टोमाहॉक मिसाइल्स ये सब लॉन्च कर रहे हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये खत्म होंगी। मिड सी आप कर नहीं सकते रीलोड, ठीक है। ये लोग जाएंगे अपने कहीं बेस, मोस्ट प्रॉब्ली डिएगो गार्सिया जाएंगे, या बात ये भी हो रही थी कि मे बी इंडिया जाएंगे। आई डोंट नो इफ इंडिया आएंगे कि नहीं। इंडिया ने तो बोला है कि भाई हमारा कोई पोर्ट वोट यूज़ नहीं हो रहा है, एंड आई बिलीव दैट। बट अगर मान लो डिएगो गार्सिया आते जाते हैं, आने जाने में 1 हफ्ता लगेगा, तो 1 हफ्ता तेहरान को थोड़ी रिस्पाइट मिलेगी, और उस 1 हफ्ते में वो इजराइल की क्या हालत कर सकता है, इनके बेसिस की क्या हालत कर सकता है, जब कंटिन्यूस अटैक नहीं हो रहे होंगे तो। पर क्योंकि ईरान के ऊपर इतनी ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट हो रही है, वो भी बहुत मैटर्स एस्केलेट कर रहा है, एंड उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं एस्केलेट करने की। वन ऑफ दोज इज बॉम्बिंग द एम्बसीज। वो टारगेट कर रहा है अमेरिकन एम्बसीज को, ये बताने के लिए कि भाई यू आर नॉट वेलकम हेयर, गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। मतलब आप ये आयरनी सोचो
कि नॉर्मली इस टाइप का कुछ अटैक होता है तो आदमी सोचता है मैं एम्बेसी चले जाता हूँ, यहाँ पे तो कोई नहीं अटैक करेगा। तो अमेरिकन की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि वो इजराइल में अपने लोगों को इवैक्यूएट भी नहीं करवा पा रहे। ईरान और कैसे एस्केलेट कर रहा है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई अगर ये सब चलता रहा तो जो दिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है इजराइल की, हम उसको बॉम्बार्ड कर देंगे। कोई इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्बार्ड करने की बात कर रहा है और इजराइल इज नोन फॉर कि भाई डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स, तो फिर इजराइल क्या करेगा उसके बाद? वैसे इजराइल जो ईरान में चाहता है वो सब कर ही रहा है। क्या न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ेगा? वी डोंट नो। इसकी एक और स्ट्रैटेजी इसके अलावा ईरान की है, गल्फ नेशंस की स्ट्रैटेजी, उनको प्रेशराइज करना। देखो दुबई के काफ़ी पोर्ट्स पर अटैक हो चुका है, उनके ऑयल डिपोज पर अटैक हो चुका है। इस पे थोड़ा डाउट है कि किसने किया एग्जैक्टली। इसके अलावा एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे हैं बहरीन में, दोहा में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच चुकी है। अगर किसी भी देश में मैं इंडिया को उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, सेफेस्ट प्लेस अगर कोई मानी जाती थी तो वो मानी जाती थी यूएस एम्बेसी के आसपास। एंड दोहा में यूएस एम्बेसी के आसपास के एरिया को ही इवैक्यूएट करना पड़ रहा है। कितने अमीरजादे रहते होंगे वहां पे, आप सोचो। दोहा में कंटिन्यूअस एक्सप्लोजन्स चल रहे हैं, वहां पे जो थ्रेट लेवल है उसको बहुत एलिवेट कर दिया है। दोहा में कोई रहना नहीं चाहेगा इसके बाद। देयर मॉडल इज फेलिंग जस्ट लाइक द दुबई मॉडल इज फेलिंग। एंड ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसलिए बहुत इलैबोरेट नहीं करूंगा अभी। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ईरान की आईआरजीसी ने हिट किया है एक यूएस ऑयल टैंकर। ठीक है, यूएस ने भी बहुत सारे अटैक्स किए हैं। दे आर क्लेमिंग कि भाई हमने तो इनकी नेवी खत्म कर दी है, 20 ईरानियन शिप्स को खत्म कर दिया है। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। एक तो डेफिनेटली आई ही है, जो इंडिया की ही गेस्ट थी वो पर्टिकुलर शिप, बिकॉज दे वर इन इंडिया, बिकॉज इंडिया ने उनको इन्वाइट किया था। ठीक है, वो पर्टिकुलर वॉरशिप जब यहाँ से जा रही थी, इंटरनेशनल वाटर्स में थी, तब उसको सिंक कर दिया यूएस की एक सबमरीन ने। श्रीलंका ने जाके 87 बॉडीज रिकवर करी हैं। जो सबसे अंडर रिपोर्टेड है मुझे लगता है इस पूरे वॉर में, वो है कि इजराइल की कैसी हालत है। रिपोर्ट्स आती रहती है, कंटिन्यूस स्ट्राइक्स गिर रही हैं, कंटिन्यूस बैराज ऑफ मिसाइल्स हैं, जो कि कितना डैमेज कर रही होंगी वी डोंट नो। वहां पे फुल ऑन सेंसरशिप एक्टिवेटेड है, ये तो CNN की एक रिपोर्टर ने ही बोल दिया। एंड जिस तरीके के वीडियोस जो भी थोड़े बहुत आ रहे हैं वो यही बताते हैं कि इजराइल की हालत बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है। एंड इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम आपके लिए आर्टिकल भी निकाल के रखूं, बट एक एक्सपर्ट ने ये भी बोला है कि इजराइल में जो हालत है इट इज़ बीइंग गाजन्ड, मतलब जो गाजा में हालत हुई थी वैसी ही इजराइल में हो रही है हालत आज के डेट में। इसके अलावा इजराइल ने एक और चीज़ करी, वो उन्होंने लेबनान के साथ फुल फ्लेजेड वॉर छेड़ दिया है, तो वहाँ पे ग्राउंड इन्वेजन भी चालू हो चुका है। एंड बेरूट से जो मिसाइल्स आती हैं, एंड दे हैव बैलिस्टिक मिसाइल्स, यस रॉकेट्स जनरली उनके पास ज़्यादा हैं बट बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। इजराइल अपने लोगों को वार्निंग भी नहीं दे पाता क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पास है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इवन हिजबुल्ला कैरी आउट कर रहा है इजराइल के अंदर। इतने टाइम से हम सोच रहे थे हिजबुल्ला तो ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे थे वो। अब हमें पता चल रहा है कि भाई क्यों उन्होंने अपने आप को बचा के रखा था, इस वॉर के लिए बचा के रखा था। उनको पता था ये वक्त आएगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने का कोई फ़ायदा है नहीं। इजराइल अभी चाहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू करे वो, ठीक है। हिजबुल्ला का एंड ईरान का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई चालू ही ना होने दे, क्योंकि यही तरीका है इजराइल को मारने का। एंड अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही है एंड जब भी इस वॉर की बात होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में बात करे बिना आप ये वॉर की कवरेज कंप्लीट ही नहीं। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 90% ट्रैफिक खत्म हो चुका है वहाँ से, एंड जिनको अलाउ किया है वो ईरान से फ्रेंडली कंट्रीज हैं सच एज चाइना। ऑयल प्राइसेस बता रहे हैं ऑलरेडी कि 150 पर बैरल पहुँच सकती है अगर ये क्लोज रहा स्ट्रेट तो। इसीलिए ट्रंप बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, अमेरिकन बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि कुछ भी करके इस स्ट्रेट को खुलवा लें। अगर ये नहीं खुलवा पाते एंड अगर ऑयल प्राइस पहुँच जाता है $150 पर बैरल, आई थिंक गेम ओवर। देन इनको आके बातचीत, ढंग से बातचीत चालू करनी ही पड़ेगी। अब यही देख लो, जो गैस के प्राइसेस हैं यूरोप में ऑलमोस्ट 40% बढ़ चुके हैं, इनफैक्ट डबल हो चुके हैं। अब क्या करोगे आप? रशिया से जाके खरीदोगे, ठीक है। साउथ कोरिया जैसे डेवलप्ड देश की बात करें तो उनके पास सिर्फ 7 दिन का LNG बचा है। अब इस सब पूरे प्रोसेस में आपने रशिया को इतना इनरिच कर दिया, क्या बात करें। रशिया तो बिल्कुल भी नहीं हटने वाला पीछे, ठीक है। उसके पास ऑयल का पैसा आ रहा है, गैस का पैसा आएगा, इंडिया के पास भी बहुत ज़्यादा कोई रिजर्व्स है नहीं, तो अब हमें हमारे ट्रस्टेड एलाय रशिया के पास ही जाना पड़ेगा ताकि हमारा देश ना ठप हो जाए, ठीक है। अब जब रशिया यूक्रेन की बात करें तो अब रशिया ने फुल फ्लेजेड कोशिश करेगा ओडेसा लेने की। अगर वो ओडेसा का पोर्ट ले लेता है तो यूक्रेन लैंडलॉक्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? कीव भी ले लेंगे। अब उन लोगों के बारे में भी बात करना ज़रूरी है, पूरे दुनिया से जो बेचारे ईरान में, इजराइल में या पूरे गल्फ कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की तो मैंने आपको हालत बताई, वहाँ पे जो लोग खतरे में हैं
यूएस एम्बेसी भी नहीं जा सकते क्योंकि यूएस एम्बेसी पे तो ऑल ओवर द रीजन अटैक्स हो रहे हैं। अमेरिकन की क्या हालत है इजराइल के अंदर, उसका आप अंदाजा इस रील से लगा लो। We can't help you. It's the message. It's loud and clear. We just got this message here in Israel from the embassy. It reads, I'm quoting here, the U.S. Embassy is not in a position at this time to evacuate or directly assist Americans in departing Israel. Those are the words from the Ambassador Mike Huckabee, and frankly, they're consistent with what Americans are hearing across this region. You know, we all were alerted in 14 countries last night to leave immediately. People were told on their own using commercial options, which is simply an incredible irony given that in almost all of the countries listed, there are no commercial options to leave right now. And in fact, in 6 of them, there isn't even a confirmed sitting U.S. ambassador, including in Saudi Arabia, where the massively fortified embassy has been hit. इजराइल अमेरिका एक ही है, फिर भी अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट नहीं कर पा रहा। यहाँ पे चाइना ने 470 लोगों को ईरान से इवैक्यूएट कर लिया है, ईरान से, जहां पे सबसे ज्यादा बॉम्बार्डमेंट हो रही है। इंडिया की क्या खबर है हमें नहीं पता, ठीक है। अभी मैंने तो जो देखा है पेपरों में तो वो यही बता रहे हैं कि भाई पहले कैसे किया लोगों को इवैक्यूएट, आज के डेट में क्या करने वाले हैं, आई एम नॉट अवेयर, ठीक है। एक मजेदार बात आपको ये बता दें कि जब हम बात कर रहे थे डीकॉयज की, इजराइल किस तरीके से, अब इजराइल हो सकता है या अमेरिका हो सकता है या ये दोनों इंक्लूड कर लो, किस तरीके से डीकॉयज को बॉम्बार्ड कर रहे हैं, मतलब पेंटिंग को बॉम्बार्ड कर रहे हैं। एक जेट की पेंटिंग बनी हुई है उसको बॉम्बार्ड कर रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर की पेंटिंग बनी हुई है उसको बॉम्बार्ड कर रहे हैं। कितने मिलियंस वर्थ ऑफ मिसाइल्स वेस्ट कर रहे हैं इन सब चीजों में। मैं कहता हूं ठीक है वेस्ट हो गई, कम से कम वीडियो डालने से पहले तो देख लेते भाई। एक और चीज जिससे इंडिया कंसर्न्ड है, इंडिया के चबाहर पोर्ट को हिट किया है बाय एयर स्ट्राइक्स इजराइल ने, अमेरिका ने। वेरी हाई चांसेस के हाइफा पोर्ट भी अभी तक बचा नहीं होगा। देखो 5 दिन के अंदर इतना एस्केलेट हो चुका है मैटर, इतना सीरियस हो चुका है कि ऑनेस्टली अब तो पूरी दुनिया की, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ना इमोशनल प्ले कर रहा हूँ, पूरी दुनिया, वर्ल्ड इकोनॉमी अब खतरे में आ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से एस्केलेशन चल रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं रीजन में वही टारगेट्स बन जाएं। ईरान ही टारगेट कर सकता है, क्योंकि अगर ईरान को लगेगा कि भाई मेरे सर्वाइवल पे आ गई है तो धीरे धीरे एस्केलेट करते हुए वो ऑयल रिफाइनरीज ब्लो कर देगा पूरे रीजन की। ईरान की भी ब्लो अप हो जाएंगी एब्सोल्युटली, बट अगर ये होता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। थोड़ा पॉजिटिव ये है कि अभी ग्लोबल ओपिनियन ईरान के साथ ज्यादा है, एंड देयर इज अ गुड रीजन फॉर दैट, क्योंकि जिस तरीके से आपने उनको जाके अटैक किया, ग्लोबल ओपिनियन होना ही चाहिए ईरान के साथ। प्लस आप जानते हो यूएस और इजराइल तो जेनोसाइडल स्टेट्स हैं, इजराइल खास तौर पे, उनका तो वैसे भी कोई ग्लोबल ओपिनियन बचा नहीं था। ग्लोबल ओपिनियन की क्या बात करना, अमेरिकन सिटीजन्स की बात करें तो वो ही नहीं चाहते ये पर्टिकुलर वॉर। इसलिए अमेरिकन के लिए ये जरूरी रहेगा कि जो डिस्ट्रक्शन होना है हो जाए, पर इसको जल्दी खत्म कर लें, क्योंकि अगर ये जल्दी खत्म नहीं होगा तो सबसे पहले तो ट्रंप ही जाएगा। अगर ये कुछ महीने तक प्रोलॉन्ग हो जाता है वॉर, जैसा कि ईरान चाहेगा, ईरान तो चाहता है लंबा से लंबा वॉर चले, तो फिर ट्रंप नहीं बचेगा। अभी तो 5वां दिन हुआ है एंड इतनी ज़्यादा एस्केलेशन हो गई है, ठीक है। ऑयल डिपोज पर आग लग रही है, ठीक है, पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, एज अ रिजल्ट वहाँ से कोई भी ऑयल फ्लो नहीं कर रहा। अभी तो आपको इतनी सारी रील्स आ रही होंगी, मुझे भी आ रही है, कि कहीं ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 30 दिन का बचा है फ्यूल, आई थिंक इंडिया में 20-25 दिन का है, थाईलैंड में 90 डेज का है या 60 डेज का है, एंड ऑलरेडी लोग क्यू अप कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल मिल जाए। ये हालत ऑलरेडी हो चुकी है। अगर ये थोड़े टाइम और चलता है, ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही बड़ा हिट लेगी। एंड आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जितना भी नुकसान हो रहा है हम सबका, जो आपके जेब पर भी फर्क पड़ रहा है, अगर जान तक नहीं आ रही बात, तो ये सब हो रहा है इजरायली एंड अमेरिकन टेररिस्ट की वजह से।